नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है। यूनाइटेड नेशन पिछले 32 साल से एक रिजोल्यूशन पास करके इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स के रूप में मनाती है। पर्पस क्या है, हम उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत चौधरी, न्यूरोएंटी क्लिनिक से। तो ऐसा क्या है जो हमें इस चीज़ पे चर्चा करनी पड़ती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाएं। और सिर्फ दिवस की बात नहीं है, अब जिस डिकेड में हम चल रहे हैं 2021 से 2030 तक, यह यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये दिस इज़ अ डिकेड फॉर एजिंग एंड फॉर द केयर फॉर द एजिंग पर्पस। हम न्यूरोएंटी क्लिनिक से लाइव हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उन सब सारी समस्याओं पर चर्चा करना चाहूँगा जो वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था कितने पे आती है, क्या शुरू होती है, अभी बात करेंगे। वृद्धावस्था में जो हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइन, हियरिंग और खाने पीने की चीज़ें की शक्ति, इन सब से जुड़ी हुई। सबसे पहले इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स पे मैं उन सारे लोगों को जो अपने जो नज़दीकी हैं, करीबी हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से, उनके अपने समय में केयर करने की वजह से आज यंग पॉपुलेशन यहाँ तक है। और हर किसी के भी घर में, वो हम कहते हैं कि अगर एक बरगद की छाया ना हो, अगर किसी वृद्ध का अगर हाथ ना हो, तो वह घर फल फूल नहीं सकता। और जब एक एज हो जाती है, जब वृद्ध हो जाते हैं, जब शरीर अशक्य हो जाता है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन चीज़ों को कैरी ऑन करें, आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि समाज में एक तारतम्य बना रहे। तो वृद्धावस्था कहते किसको है? हम कब कहेंगे कि ये पर्सन ओल्ड एज का है या ये कम एज का है, यंग है? इसके लिए कोई भी सेट एक पैटर्न नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो बीइंग अ न्यूरोसर्जन हम ये कहते हैं कि एज तो सिर्फ एक नंबर है। हमने 40-45 के लोगों को भी वृद्ध की तरह बिहेव करते हुए देखा है, मेंटली और फिजिकली भी। और 90 साल के लोगों में भी मैंने ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी की है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी भी 50-55 साल के लोग से किसी भी मामले में कम है। तो एज तो सिर्फ एक काउंटिंग है, एक नंबर है। हम इस चीज़ को, इस अवस्था को जीते कैसे हैं, समाज और परिवार इस चीज़ को देखता कैसे है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप अपना हेल्थ का ध्यान अगर शुरुआती क्षणों में, शुरुआती दिनों में और उस टाइम पे ठीक रखते हैं, तो फिर बाद में एजिंग वाली समस्या कम आती है। अब इंटरनेशनल डे के रूप में मनाना पड़ रहा है, तो फिर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन कौन चीज़ें हैं जो एजिंग में लोगों को सताती है, जिससे लोग परेशान होते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ कि हेल्थ प्रॉब्लम्स में अपनी सोसाइटी में, मैं इंडिया और इसके बाहर की भी अगर बात करूँ, तो किसी भी सोसाइटी में, इंक्लूडिंग आवर सोसाइटी इन एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इस चीज़ पे चर्चा सबसे कम होती है। यंग पॉपुलेशन, जो कमाने वाला पॉपुलेशन है, बच्चों का पॉपुलेशन, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसमें तो खूब चर्चाएं होती हैं कि उसके हेल्थ के लिए ये किया जाए, इंश्योरेंस किया जाए, अलग से पॉलिसी बना के रखो, घर में कुछ सामान रखो। बट एजिंग पॉपुलेशन कैसे अपने आप को लाइवली रखेगा, इस पे सबसे कम चर्चा होती है। तो हमें आज इसी चीज़ पे चर्चा करनी है। इंडियन पॉपुलेशन में जो हमारा तजुर्बा है, जो हम लोगों को देखते हैं, तो 65 के ऊपर प्रायः लोग वृद्धावस्था की तरफ चलना शुरू होते हैं। यूरोपियन पॉपुलेशन में थोड़ा ऊंचा है और वहाँ 80 के ऊपर लोग उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। हमारे पॉपुलेशन में, या जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जो विश्ववृत्त के नज़दीक है, वहाँ पे एजिंग थोड़ी फास्ट होती है। उसका कारण क्लाइमेट है। क्लाइमेट और जेनेटिक मेकअप भी कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल डे मनाना पड़ रहा है, हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ रहा है, और ये डिकेड में हम इसी चीज़ का मना रहे हैं। तो इस पॉपुलेशन में, इस जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो 65 प्लस है, हम उसी की बात करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक एब्यूज़ की। एब्यूज़ मतलब किसी भी तरीके से एक नेगलेक्ट करना भी, या किसी को कुछ भला बुरा कह देना, एब्यूज़ है। तो एक खाका है, एक डाटा है वर्ल्ड वाइड कि 60 के ऊपर, 65 भी नहीं, 60 के ऊपर के हर 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति एब्यूज़ का शिकार होता है। और एब्यूज़ करने वाले नज़दीकी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, पड़ोसी,
और कलीग्स, मतलब इसी में से होते हैं। तो ये एक बहुत भयावह स्थिति है, बहुत बड़ा डाटा है जिसके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं होती, और उसके कारण सिर्फ एजिंग ही है। एजिंग की वजह से समस्याएं क्या होती है, आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, समय के साथ साथ देखने की शक्ति कम होती है, कैटरेक्ट हो जाता है, बैक पेन की समस्या होती है, जॉइंट में दर्द होना शुरू होता है, स्पॉन्डालाइटिस इतनी तेज होती है, लोग झुकने लगते हैं, चलने में इम्बैलेंस बनता है, एपैथी होती है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, मेमोरी लॉस होता है। तो ये सब सारी चीज़ें कुल मिलाकर ऐसा होती हैं कि आसपास के लोग ही ताना देने लगते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें बचना पड़ेगा और हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है। वो वृक्ष जो किसी समय जब फल दिए थे और लोगों को ग्रो किया था, तो उनको भी उसी तरीके से उतने हेल्दी होकर ही जीने का अधिकार है, और वैसा हमें सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन काफ़ी ठीक रहे। न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल हैं कि जब एक फिटस, जब एक बच्चा पैदा होता है, जितने बिलियन न्यूरॉन के साथ पैदा होता है, हम पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में, 80 साल की लाइफ में या 100 साल जो अगर हम जीवित रहते हैं उस लाइफ में, वो न्यूरॉन्स एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनते, उतने ही होते हैं। रादर उसके फंक्शंस धीरे धीरे एजिंग के साथ कम होते चले जाते हैं। तो जैसे न्यूरॉन्स के फंक्शन कम होंगे तो उसका असर आपके कॉम्प्रिहेंशन पे, सुनने पे, देखने पे, बैलेंस करने पे, बैलेंसिंग में भी दिक्कत होती है, और सोचने की शक्ति पे, मेमोरी रिटेन करने की शक्ति पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं जिसपे हमें एजिंग पॉपुलेशन पे सावधान रहने की ज़रूरत है, और उनको ट्रेन करने की, रीट्रेन, याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ें करें ताकि इन चीज़ों से बच सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें गेट एंड बैलेंस। गेट एंड बैलेंस ऐसा है कि जैसे जैसे एजिंग होती है 65 के ऊपर, न्यूरॉन्स डीजनरेट करते हैं और हमारी बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन की जो पावर है थोड़ी कम हो जाती है। सेंस ऑर्गन जो पैरों के तलते से जो सेंस हमें मिलता है, धरती की फीलिंग मिलती है, वो कम हो जाती है। देखने का जो विजुअल क्यूज करते हैं जिससे कि हम बैलेंस कर पाते हैं, वो कम हो जाता है। सुनने की शक्ति और इनर ईयर, जो हमारा इनर ईयर भी बैलेंसिंग ऑर्गन है, उसकी जो नसें हैं वीक हो जाती हैं, तो भी बैलेंसिंग खराब होती है। इन सब की वजह से गिरने की घटनाएं बहुत होती हैं, और गिर कर सर में चोट लगता है, स्पाइन में चोट लगता है, और कूल्हे की हड्डियाँ टूट जाती हैं। ये बड़ा कॉमन है। तो जो नर्व डीजनरेशन है, क्या इसको हम रोक सकते हैं? हम पूरे तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते, पर इसको स्लो कर सकते हैं। उसके लिए हेल्दी डाइट और हेल्दी माइंड इसका होना ज़रूरी है। और जब समय आता है, जब लगता है कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप रिवर्स नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आगे फिर बताऊँगा। दूसरा है ऑब्वियसली हियरिंग और विज़न। तो मैंने कहा दोनों के सेंस ऑर्गन थोड़े बिगड़ते हैं, पर इसमें जो करेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी करके विज़न को ठीक किया जा सकता है, ताकि जैसे रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो ब्रेन को ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे और बैलेंस उसमें बेटर हो जाता है। वैसे ही सुनने की चीज़ है, अगर हियरिंग एड मिलता है, या फिर अंदर की कुछ चीज़ें अगर है जिसमें टिनेटस या कुछ चीज़ें हैं वो ठीक है, या और नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, नर्व को मजबूत बनाए रखने के लिए अगर कुछ न्यूरोविटामिन हम देते हैं, तो भी आपका बैलेंसिंग चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाती है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है कि ब्लैडर एंड बॉवेल पे कंट्रोल। एजिंग पॉपुलेशन के साथ सबसे बड़ी समस्या है, खास करके 65+ मेल्स में काफ़ी देखी जाती है, और फीमेल्स में भी। हाँ, मेल्स और जेंडर डिफरेंशिएशन में मैं इससे पहले एक चीज़ चर्चा करूँगा कि एजिंग पॉपुलेशन में भी यह देखा गया है कि जो फीमेल एजिंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रेजिलिएंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन नेचर के डीजनरेशन के खिलाफ, हर चीज़ों में, फिजिकल फिटनेस में भी और मेंटल फिटनेस में भी। तो ये एक अलग चीज़ है। तो ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइवेबिलिटी है, लाइफ ईयर्स ऑफ लाइफ है, वो फीमेल जेंडर की एजिंग में भी ज़्यादा होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो बात कर रहे थे ब्लैडर एंड बॉल पेन, मतलब टट्टी पेशाब की जो न्यूरॉन्स के वीक होने की वजह से, या स्पाइन में कोई गड़बड़ी आ गई उसकी वजह से, या ब्रेन के जो सेल्स डीजनरेट हुए उसकी वजह से, जो हमारे पेशाब की थैली है उस पर कंट्रोल थोड़ा पुअर हो जाता है, या जो पोटी करने वाले जो मसल्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, मोटाइल बनाते हैं, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर एक बॉलीवुड की मूवी बनी थी पीकू, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि वो पूरी मूवी कॉन्स्टिपेशन के इर्द गिर्द घूमती रही थी, क्या समस्याएं होती है। वो बेसिकली एक एजिंग पॉपुलेशन, जो जेडियाट्रिक पॉपुलेशन है, उसकी एक कॉमन समस्या है। इसमें मेल और फीमेल से लेना देना नहीं, बट ब्लैडर का फंक्शन एंड बॉवेल मतलब पोटी का उसका कंट्रोल, ये दोनों की वीकनेस होती है। किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। हम इसको रोक सकते हैं, या फिर लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। रादर हमें
अपने एजिंग पॉपुलेशन को, अपने जो वृद्ध लोग हैं घर में उनको या आस पड़ोस में, उनके लिए पहले से ये तैयारी करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, टाइमली चेकअप कराकर जिन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। और आजकल गैजेट्स बड़े आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बड़े आ गए हैं, तो उनके हेल्प से लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर कपड़े में पेशाब निकल जाता है, जब तक बाथरूम पहुँचे बैलेंसिंग की दिक्कत वैसे ही है, बैलेंस करते करते जब तक पहुँचे पेशाब निकल गया, तो वहाँ से अब्यूज़ घर वालों का शुरू हो जाता है कि अरे कपड़े में पेशाब कर दिया, बदबू आ रहा है, उससे दूर रहो, उसको अलग कमरे में कर दो। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रादर बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है। जैसे डायपर्स फीमेल्स यूज़ करती हैं, उसी तरीके से एडल्ट डायपर्स बनाए गए हैं। बड़ी सारी कंपनियां हैं आजकल, मेक इन इंडिया भी बड़ी सारी हैं कंपनियां जो बड़े सस्ते में, बहुत कम दामों में एडल्ट डायपर बनाती हैं। तो एडल्ट डायपर एक खरीद कर घर में भरपूर मात्रा में रखा होना चाहिए, और सिंपल एक एडल्ट डायपर यूज़ करने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाएगी, एब्यूज़ भी नियरली खत्म हो जाता है इसमें, और पर्सनल हाइजीन भी बेटर होता है। चौथी एक जो बड़ी समस्या दिखती है वो है एक मेमोरी की, या जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया की। वो भी एक न्यूरल डिजेनरेशन का ही पार्ट है। समय जैसे जैसे बीतता है, एजिंग जैसे जैसे बढ़ती है, तो दो समस्या मूल रूप से आती है। एक है कि आसपास के वातावरण और समाज से कट ऑफ होना, धीरे धीरे लोग डिप्रेस होने लगते हैं, लाइफ के प्रति एपैथी हो जाती है, वितृष्णा कह सकते हैं, जिसको कि सनातन धर्म में ये कहा गया है कि संन्यास की तरफ लोग चले जाते हैं। अब चूँकि संन्यास के लिए आप जंगल या कहीं और तो नहीं जा सकते, तो सन्यासी लोग घर में ही मन से हो जाते हैं, मन का भाव संन्यास जैसा हो जाता है। और चूँकि लोगों का इंटरेक्शन ही आजकल के टाइम पे इतना कम हो गया है कि वो सिर्फ संन्यास तक नहीं रह जाता, भजन कीर्तन तक नहीं रह जाता, वो डिप्रेशन की तरफ भी चला जाता है। और डिप्रेशन अगर ज़्यादा कर गया तो मेमोरी पे भयानक उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि चीज़ों को रजिस्टर करने के लिए आपको अलर्ट रहना जरूरी है। तो मेमोरी में जो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन है वो ख़राब हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे जो बाबा हैं, परदादा हैं, उनको पुरानी बातें तो याद हैं, आज की चीज़ें सुबह क्या खाया अभी भूल गए। उसका रीज़न ये नहीं है कि उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका जो इमीडिएट मेमोरी है या जो रजिस्ट्रेशन मेमोरी जिसको कहते हैं, वो डे टू डे वाली चीज़ें हैं वो वीक हो गई। ऑब्वियसली न्यूरल डिजेनरेशन उसका एक कारण है, बट एपैथी और डिप्रेशन भी इसका एक बड़ा सा कारण है। मैं आज बीमारियों की बात नहीं करूंगा जो एजिंग में न्यूरोनल बीमारी होती है, पार्किंसंस है या कुछ और उस तरह की डिजीजेज हैं, अल्जाइमर्स है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल एजिंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन को 1990 में ये रिजोल्यूशन लेना पड़ा था कि हम अपने एजिंग पॉपुलेशन का भी ख्याल रखेंगे, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे। तो एपैथी और डिमेंशिया साथ साथ चलते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका इलाज नहीं करना चाहिए, इलाज की चीज़ नहीं है, बट इसको कर्टेल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। उसके लिए एक बड़ा छोटी सी चीज़ है कि सोशलाइजेशन। हम पहले भी अपने पुराने वीडियोस में ये बात करते रहे कि आपके जितने मित्र होंगे, जितने लोगों से आप बोलेंगे, बतियाएंगे, हंसेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, एपैथी दूर रहेगा, डिप्रेशन दूर रहेगा, और आपकी मेमोरी भी ठीक ठाक चलेगी। अगर कोई बीमारी नहीं हुई तो एजिंग से मेमोरी पे, लिविंग कंडीशन पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। छोटी छोटी चीज़ें जो भूल जाते हैं उसका बड़ा छोटा सा उपाय है कि आजकल बड़े गैजेट्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और अब तो बड़े सारे फ़ोन सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन के लिए बने हैं, जिसमें 2-3 फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो होता है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ अपने उन सारे एजिंग पॉपुलेशन के लिए, अपने बंधुओं को, कि वो एक गैजेट, एक छोटा सा फ़ोन जरूर उनके पास रखें, जिसमें एक SOS कॉल होता है कि बटन अगर दबा तो SOS कॉल अपने किसी भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो लोगों को अपने रजिस्टर कर रखा है उन तक चला जाएगा कि इनको कोई दिक्कत हुई है। अगर लोग गिर जाते हैं तो बिना उनके बटन दबाए भी उस गैजेट से एक SOS कॉल चला जाता है, इमरजेंसी कॉल चला जाता है, द कॉल फॉर द फॉल। तो ये है टेक्नोलॉजी है, तो इसका हम हेल्प ले सकते हैं अपने एजिंग पॉपुलेशन के मदद करने के लिए। कि जैसे ही गिरा वो व्यक्ति, चाहे वो इम्बैलेंस की वजह से गिरा या न देखने की वजह से गिरा, नज़र कमज़ोर पड़ गई, वो सामने आ गया, जब तक वो रुकते रुकते तब तक टकरा गए, गिर गए, किसी वजह से गिर गए, तो ये तो फीचर्स अब कुछ वॉच में आ गया है, जिसमें कि अब जैसे ही गिरा तो एक इमरजेंसी कॉल चली जाती है उस रजिस्टर्ड नंबर को। इसके और भी बड़े सारे फीचर्स हैं अलग अलग तरह के, तो हम इस गैजेट को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, उस पर वॉइस रिकॉर्डर छोटा छोटा होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ सुबह करी जो हमें पता है कि मुझे शाम को फिर इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो उन वृद्धजनों से गुजारिश करिए कि आप छोटा छोटा अपना वीडियो या ऑडियो बनाकर रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ताकि
शाम को या फिर कब जब भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत खोल कर देखने कि हमने किस चीज़ के लिए ये बात करी थी, ये कौन सी चीज़ है। इससे आपके मेमोरी को रिटेन रखने में, हेल्दी रखने में मदद मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम एल्डरली पर्सन की लाइफ बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से आई साइट भी बेटर कर सकते हैं, हियरिंग भी बेटर कर सकते हैं, जो फ्रिक्वेंट फॉल्स होते हैं बेटर कर सकते हैं, मेमोरी वाली चीज़ें हैं बेटर कर सकते हैं। ऑब्वियसली सोशलाइजेशन और डिप्रेशन के लिए तो गैजेट काम नहीं आएंगे, वहाँ पे तो फिर आपको आपके जो मित्र हैं, बंधु हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ घूमना वही काम आता है। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस पे मुझे लगता है कि ये चर्चाएँ होनी ज़रूरी थी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में जो हमारा जो एजिंग पॉपुलेशन है वो और समाज को बेहतर प्लेस समझेगा और उस डिप्रेशन से बाहर रहेगा और ओवरऑल जो समाज की जो प्रोग्रेस है उसका जो रास्ता बनता है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। इसके साथ ही आज मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।